सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और मैंने सबसे बड़ी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना दी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, इंडियन इकोनॉमिक लेक्चर्स को चेकआउट करिए। और दूसरी बात, ये मैं टीआर जैन से करा रहा हूँ, इसके बाद तो मैं एनसीईआरटीज तो कराऊंगा ही कराऊंगा आपका चीज़ें। ठीक है। इंडिया फॉरेन ट्रेड हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया का फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है ये टीआर जैन का। ठीक है। फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे। फॉरेन ट्रेड से आप लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, लिखा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स। लिखा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड बोल दीजिए, फॉरेन ट्रेड बोल दीजिए, बात एक ही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। लिखिए ये बात यहाँ कि किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन, किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है उसके डोमेस्टिक कंजम्पशन से। मान लीजिए मोबाइल बनाया गया। ठीक है। तो मोबाइल बनाया गया, अब मोबाइल बन गए कितने, 20 बन गए। कितने बन गए, 20 बन गए मोबाइल। और ज़रूरत कितने की थी इंडिया में, 10 की ज़रूरत थी। इंडिया में ज़रूरत कितने की थी, 10 की ज़रूरत थी। और मोबाइल कितने बन गए, 20 बन गए। तो हमने 10 एक्स्ट्रा बना लिए कि नहीं बना लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 10 जो एक्स्ट्रा बना लिए हमने मोबाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस आउटपुट। क्या बोलते हैं, सरप्लस आउटपुट। तो वही यहाँ बात लिखी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। किसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके कंजप्शन जितना हमें यूज़ करना है वो कम रह जाता है, और उसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। व्हाट डज अ कंट्री डू विद सरप्लस आउटपुट। तो इस कंट्री उस सरप्लस आउटपुट का क्या करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 20 फ़ोन बना लिए हम लोगों ने, और ज़रूरत कितने की थी, 10 की। तो जो 10 बच गए उसका क्या करेगी कंट्री, उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंट्री उसी चीज़ को एक्सपोर्ट करती है जिसको वो सरप्लस प्रोड्यूस करती है। भाई जिसको सरप्लस नहीं प्रोड्यूस करेगी तो उसको एक्सपोर्ट क्या करेगी, वो खुद ही अपना कंज्यूम करेगी। ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट किस चीज़ को करा जाता है, जो हम सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस आउटपुट को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और सरप्लस क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितना हमने प्रोडक्शन करा है माइनस जितना कंजप्शन करा है। मान लीजिए 20 मोबाइल बनाए और कंजप्शन कितना हुआ, 10 का, तो सरप्लस हमारा 10 बच गया, उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, इट एक्सपोर्ट इट, और हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज को तो हमें पैसा मिलता है। एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स। हर कंट्री एक्सपोर्ट करती है किसी ना किसी गुड्स को, और इंपोर्ट करती है कुछ ना कुछ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट क्या लिखा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। किसी ना किसी चीज़ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग समझते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड की कई चीज़ें हैं। लिखा है सबसे पहला पॉइंट, वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखिए, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन में बेस्ड होता है। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में हमारा इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि ट्रेड बेस्ड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड जैसे कंपैरेटिव कॉस्ट मतलब क्या है, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके यहाँ फ़ोन है, आपके यहाँ फ़ोन बनता है, मान लीजिए कोई भी फ़ोन है, आपके यहाँ फ़ोन बन रहा है, जो फ़ोन आप बनाते हैं वो 1000 रुपये का बन रहा है। और चाइना में फ़ोन कितने का बन रहा है, चाइना में वही फ़ोन कितने का बन रहा है, चाइना में फ़ोन कितने का बन रहा है, 500 रुपीज़ का बन रहा है। तो अब आप एक बात बताइए, फ़ोन आपके यहाँ 1000 रुपीज़ का बन रहा है, कोई भी आप फ़ोन बनाते हैं तो 1000 रुपये का आप बना लेते हैं, और चाइना में वही फ़ोन बन रहा है 500 रुपीज़ का। तो आपके लिए क्या सही है कि अपने आप फ़ोन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि चाइना से आप इंपोर्ट कर लेंगे। सिंपल सी बात है, आपने कंपेयर करी दोनों की कॉस्ट। आपने देखा कि आपके यहाँ कितने का कॉस्टिंग पड़ रही है एक फ़ोन को बनाने में, और इंडिया में इंडिया में 1000 रुपीज़ का एक फ़ोन बन रहा है, और चाइना में बन रहा है 500 रुपीज़ का एक फ़ोन। तो आप कंपेयर करा दोनों को कॉस्ट आपने, कि आपको दिखा कि चाइना से हमें इंपोर्ट करना सही रहेगा। तो वही बात है कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, कंपैरेटिव कॉस्ट रहता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रहता है। हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट, हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट, उसके बाद ही हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज़ महंगी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी कंट्री में आप कोई महंगी चीज़ बना रहे हैं, और बाहर आपसे आपको वो सस्ता मिल जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा, आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप उसे इम्पोर्ट कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ कोई चीज़ महंगी है, आपके यहाँ कोई चीज़ महंगी है और बाहर उसे क्या कहते हैं कि सस्ता बनता है, तो वही चीज़ इंपोर्ट कर लीजिए। और अगर बाहर की कंट्रीज़ में वो चीज़ महंगी है, समझिएगा। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आप मान लीजिए बुक्स हैं, बुक्स। तो एक मिनट, हाँ, बुक्स हैं। तो अब आप लोग एक मिनट समझिएगा ध्यान से।
बुक्स हैं, और बुक एक इंडिया में बनती है और चाइना में, ठीक है। तो चाइना में जो बुक बनती है, मान लीजिए यही आप बुक मान लीजिए टीआर जैन की, ठीक है। तो चाइना में जो बुक बनती है वो बनती है कितने की? चाइना में जो बुक बनती है वो बनती है 200 रुपीज़ की, एक बुक जो बनती है। और इंडिया में जो बुक बनती है वो कितने की बनती है? 100 रुपीज़ की। तो चाइना वालों को अगर इंडियन इकोनॉमी की बुक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे कि इंडिया से इम्पोर्ट कर लेंगे? सिंपल सी बात है, वो कंपेयर करेंगे कॉस्ट की। वो इंडियन इकोनॉमी की बुक कितने की बना ले रहे हैं? 200 रुपए की। और हम लोग कितने की बना ले रहे हैं? 100 रुपीज़ की। तो चाइना के लिए अच्छा ये रहेगा कि वो हम लोगों से इम्पोर्ट कर ले। तो चाइना हम लोगों से क्या कर लेगी? इम्पोर्ट कर लेगी इंडियन इकोनॉमी की बुक। तो सिंपल सी बात ये है, जब भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो हम कॉस्ट को क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कॉस्ट देखते हैं कि हम कितने में बना ले रहे हैं और सामने वाला कितने में बना ले रहा है। अगर हम महंगा बना रहे हैं और सामने वाला हमसे सस्ता बना रहा है तो हम उससे क्या कर लेंगे? इम्पोर्ट कर लेंगे। और अगर हम लोग सस्ता बना रहे हैं, सामने वाला महंगा बना रहा है, तो सामने वाला हमसे क्या कर लेगा? वो हमसे इम्पोर्ट कर लेगा और हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और हम कोई भी चीज़ सस्ती क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसमें स्पेशलाइज होते हैं। हम सस्ती क्यों चीज़ कोई बनाते हैं? स्पेशलाइज होते हैं। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर इतनी सेलिंग क्यों होती है? हम अपनी सर्विसेज इतनी प्रोवाइड क्यों करते हैं यूके यूएसए को? क्योंकि हमारी सर्विस क्या है? चीप है। हमारे यहाँ लेबर ज़्यादा है, इंग्लिश आती है सबको मोस्ट प्रोबेबली। तो हमारे यहाँ जब लेबर चीप है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, सेल करते हैं अपनी अपनी लेबर जो है, तो सेल करते हैं लेबर। बाकी कंट्रीज़ में इतना लेबर चीप नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमें कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रहता है लेबर की सर्विसेज को सेल करना, बीपीओज़ वगैरह में, कॉल सेंटर वगैरह में। तो सर्विस सेक्टर हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर देता है, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। तो बात आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। इंटरनेशनल ट्रेड में मतलब हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में हम स्पेशलाइज होते हैं उसी का हम प्रोडक्शन करते हैं, और जब हम जिस चीज़ में स्पेशलाइज होंगे उसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसी चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हम कंपेरेटिव कॉस्ट देखते हैं कि वो चीज़ हम कितने में बना ले रहे हैं और सामने वाला कितने में बना ले रहा है, तो उसी हिसाब से हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इज कैन प्रोड्यूस कॉस्ट लोअर देन द, वही बात लिखी है। एक कंट्री किसी चीज़ में स्पेशलाइज कब होगी? जब वो सामने वाले से सस्ते में बना ले, ठीक है। हम किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड कैसे हैं? जैसे हम चाइना से कोई चीज़ सस्ते में बना लें तो हम उस चीज़ में क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स बढ़ता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। और दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रेड में कभी-कभी क्या होता है कि हम जितना इंडिया में, जैसे मान लीजिए कि वही चीज़ 10 रुपए की बन रही है और जब इंडिया वाले बाहर बेचते हैं वो चीज़ तो 15 रुपए की बेच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी एक्सपोर्टिंग करी जाती है नॉर्मली वो डोमेस्टिक मार्केट से हायर प्राइस में करी जाती है, ठीक है। बट कभी-कभी ये भी नहीं होता है, कई चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा आप। अब देखिए क्या लिखा है, एंड इट फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्राइस लोअर देन दी डोमेस्टिक मार्केट। दीज आर द गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक वही मैंने बात आपको बताई थी कि अगर आप कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपए की बना रहे हैं और बाहर वो चीज़ 50 रुपए की मिल रही, तो आपके लिए सही क्या है? आप उसे इम्पोर्ट कर लीजिए। तो जब आप इम्पोर्ट कर लेंगे तो वही क्या हो गया? गेन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। क्या हो गया? गेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यही यहाँ लिखा है कि इम्पोर्ट करने से कोई गुड्स, मतलब इम्पोर्ट अगर लोअर प्राइस में कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में वो ज़्यादा में बन रहा है, कोई मान लीजिए बुक है वो इंडिया में बन रही 100 रुपए की और बाहर वो मिल रही 50 रुपए की, तो आप क्या सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप उससे इम्पोर्ट कर लीजिए। आपने कॉस्ट कंपेयर करी तो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आ रहा है कि हाँ, एडवांटेज है बाहर से खरीदने में, तो आपने इम्पोर्ट कर लिया। तो यही हुआ इंटरनेशनल ट्रेड का गेन। ऑल्सो बाय ऑफरिंग मच साइज ऑफ मार्केट कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड एनहांस अपॉर्चुनिटीज। और एक बात, सबसे पहली बात कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि हम कंट्रीज के साथ जब ट्रेड करते हैं, वेरियस कंट्रीज के साथ, तो हमारी सबसे पहली बात, हमें वाइडर साइज ऑफ द मार्केट मिलता है, बहुत बड़ी मार्केट मिलती है। आज के टाइम हम अपना प्रोडक्ट कहीं भी सेल कर सकते हैं, तो एक वाइडर मार्केट है तो ट्रेडिंग पार्टनर भी कई सारे मिलते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा आउटपुट बनेगा, ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है।
यही चीज़ यहाँ लिखी है, देखिए क्या लिखा है, सबसे मैं जल्दी-जल्दी पढ़ूँगा। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेशलाइज़ेशन होता है। कोई भी कंट्री कोई चीज़ एक्सपोर्ट तभी करती है जब उस चीज़ में वो क्या हो, स्पेशलाइज़्ड हो, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प फाइंडिंग मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से किसी भी सेलर के पास मार्केट मिल जाती है कि कोई भी कंट्री में वो सेल्फ प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ सेल कर सकता है फॉर सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स, और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हम एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे बहुत महंगे कॉस्टिंग में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पोर्ट मीन्स ऑफ अर्निंग, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हम फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं। जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें फॉरेन करेंसी मिलती है जब वो चीज़ कोई एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। भाई जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करते हैं तो हमारी सबसे पहली बात, हमारे यहाँ प्रोडक्ट आते हैं। इंपोर्ट हम कोई चीज़ अगर करेंगे तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट आएँगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इंटरनेशनल ट्रेड से हमारे पास कई वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं और जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारा एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारी जीडीपी भी बढ़ती है, ठीक है? अब देखते हैं इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, मतलब 1947 के टाइम हमारा वो हमारा क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड कैसा था, ठीक है? सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है? और दूसरी बात, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे और उससे ब्रिटेन भेज के वहाँ से आउटपुट बना के यहाँ भेज दे रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उस समय क्या हो रहा था, जो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल था, नेचुरल रिसोर्सेज थे हमारे यहाँ के, वो ब्रिटेन क्या कहता था, यहाँ से ले जाता था और अपने ब्रिटेन में बना के आउटपुट उसको यहीं सेल कर देता था, ठीक है ना? तो एक तरीके से यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही रिच होती हैं। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट पाए जाते हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही अमाउंट में पाए नहीं जाते, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या लिखा है कि बिसाइड बीइंग अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, द इंडियन इकोनॉमी आल्सो एक्सप्लॉइटेड एज द मार्केट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। वही बात है कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल तो ले ही जाया जा रहा था, और साथ ही साथ हमारे यहाँ मार्केट को भी एक्सप्लॉइट करा जा रहा था। जो हैंडीक्राफ्ट हमारा सेक्टर था, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपना माल यहाँ बेचते थे, और वो भी चीप बेचते थे। तो इंडिया के लोगों को उस समय लगता था कि इंडिया का माल, जो इंडिया की चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं, और जो बाहर से ब्रिटेन से आ रहा है वो सस्ता है। तो वो क्या कर रहे थे, पूरा पूरा ब्रिटेन इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, ठीक है? ये हो रहा था। Substantial export of raw material from India gave some impulse to the volume of international trade, which has significantly declined owing to the decay of Indian handicraft। भाई देखिए, उस समय हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, एक बात समझिएगा, उस समय हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था इम्पोर्ट से। एक्सपोर्ट किस चीज़ का हो रहा था, रॉ मटेरियल का। एक्सपोर्ट किस चीज़ का हो रहा था, रॉ मटेरियल का। बट एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था किससे, इम्पोर्ट से। तो एक आप सोचेंगे ये अच्छी चीज़ है, हमारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आती है, और इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी जाती है। तो अब एक बात बताइए, बट उस टाइम जो एक्सपोर्ट करा जा रहा था रॉ मटेरियल का, वो हमारे फायदे में नहीं था। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन करेंसी आती थी वो सब कौन रखता था, ब्रिटिशर्स रखते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए। तो एक्सपोर्ट उस समय तो ज़्यादा था, हमारा ट्रेड जो था सरप्लस में था हमारा, बट हमें वो फ़ायदा बिल्कुल नहीं दे रहा था। वो बस एक ऊपर दिखावा था कि हाँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इम्पोर्ट कम है, तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड अच्छा चल रहा है। बट उसका पूरा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, और जिसकी वजह से हमारा डिके हो गया इंडिया इंडिया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, बर्बाद हो गया था इंडिया हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। तो वही बात लिखी है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो था, वो फेवरेबल था। फेवरेबल कब बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम है, तो वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है। बट वो फेवरेबल किस सेंस में था, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, फेवरेबल वो दिखावे के सेंस में था। भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो जो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ आएगी वो कौन यूज़ कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो वो हमारे कोई फायदे में नहीं था कि आप समझो कि हाँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था।
तो वही बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम तो इम्पोर्ट ज़्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है, तो आज के टाइम तो रियल सिचुएशन दिखा रहा है, वो हमारी कंट्री को बेनिफिट करता है और लॉस भी हमारी कंट्री को करता है, ठीक है ना? बट उस टाइम ये एक्सपोर्ट और ज़्यादा था, इम्पोर्ट कम था, ये हमारी कंट्री के लिए एक ड्रास्टिक ही सिचुएशन थी। तो देखिए लिखा है 1946 एंड 47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट हमारा कितना ज़्यादा था? 31 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था। 31 करोड़ हम इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है ना? मतलब चीज़ें हम सेल करते थे 31 करोड़ की, और ये 31 करोड़ किसके पास जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास। तो हमारे फायदे में कुछ नहीं था। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हैड श्रंक टू, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और फिर उसके बाद 1947 में हमारा एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा? 14 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था ज़्यादा, ठीक है। एज रिगार्ड्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, हम लोग क्या कहते हैं, ज़्यादातर ट्रेड किससे करते थे? ब्रिटेन से। सिंपली बिकॉज ब्रिटिश रूलर एक्सप्लॉयट द इंडियन इकोनॉमी, सिंपली क्योंकि ब्रिटिश रूलर क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयट कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मार्केट फॉर देयर एक्सपोर्ट। ब्रिटिश रूलर, मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ कि ब्रिटिश रूलर क्या करते थे, यहाँ से हमारा क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल लेते थे और हम ही को फिनिश गुड्स बना के बेच देते थे, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, हाँ, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब होता है किस तरीके के गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। द टाइप ऑफ द गुड्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, किस तरीके के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए आप हमें, द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब कि किस तरीके के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी बैकवर्डनेस दिखाता है। अब एक बात बताइए, जापान हम ही से स्टील लेता है और हम ही को कार बना के बेच देता है, ये हमारी बैकवर्डनेस है कि नहीं है? मतलब आप किस तरीके के गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं वो आपकी बैकवर्डनेस दिखा देता है। अगर आप रॉ मटेरियल बाहर सेल कर रहे हैं और बाहर से फिनिश गुड्स ले रहे हैं, तो ये आपकी बैकवर्डनेस है। क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल यूज नहीं कर पा रहे हैं अपना, ठीक है। आपको कायदे से क्या करना चाहिए? अपना रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए, उससे फिनिश गुड्स बना के अपने जो कंज्यूमर हैं उनको सेल करना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हैं और फिर उसके बाद फिनिश गुड्स उन्हीं से परचेज कर रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब कि किस तरीके के गुड्स आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको दिखा देता है कि आपकी इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड है कि डेवलप्ड है। तो वही हो रहा था उस टाइम की, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड ने बता दिया था कि बैकवर्डनेस है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे? ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या था? बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट था। वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब क्या होता है? कितनी क्वांटिटी हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड उस समय बहुत ही मॉडरेट था, और ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। हमारे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, इंपोर्ट कम हो रहा था। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मैंने बता ही दिया, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड मतलब होता है किस तरीके के गुड्स हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते थे? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। तो लिखा है कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड भी बैकवर्डनेस दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे? रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या कर रहे थे? फिनिश गुड्स। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड मतलब होता है कि किस कंट्री के साथ ज्यादातर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो आप तो जानते हैं किस कंट्री के साथ ज्यादातर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था? ब्रिटेन के साथ, ठीक है ना। अब देखिए, हम्म, हाँ, इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 के बाद, हमारा जो फॉरेन ट्रेड हमारा सेक्टर कैसा था, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये देखिए आप ग्राफ देखिए, हाँ, फर्स्ट प्लान, ये आप देखिए, फर्स्ट प्लान में आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट हमारा कितना का हो रहा था। ये सारी करोड़ में है फिगर, देखिए ऊपर लिखा भी है करोड़ में, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, फर्स्ट प्लान में हमारा इंपोर्ट कितने का हो रहा था? 3651 करोड़ का, ठीक है। और एक्सपोर्ट कितने का हुआ था? 3109 का, ठीक है। ये चीज़ फर्स्ट प्लान, ये देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस है, और इंडिपेंडेंस के पहले तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ करता था इम्पोर्ट से, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ करता था इंपोर्ट से पहले, इंडिपेंडेंस के पहले। बट ये 1951 के डेटा है, तो 1951 से देखिए आज तक, 1951 से 2017 तक का डेटा है। तो आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो हमारा हमेशा क्या है? एक्सपोर्ट ज़्यादा, सॉरी इंपोर्ट ज़्यादा रहा है एक्सपोर्ट से। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए 3651 है यहाँ, और 5402, तो मतलब आप देखिए इंपोर्ट ज़्यादा रहा है हमारा शुरुआत से ही, एक्सपोर्ट कम रहा है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि
हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रहा है, अनफेवरेबल रहा है, क्योंकि हमारा जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी ज़्यादा जाती है, ठीक है? क्योंकि ये हमें रियल सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि एक बात आप बताइए, उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम तो एक्सपोर्ट ज़्यादा था, बट वो हमें बेनिफिट नहीं कर रहा था। बट आज के टाइम जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो हमें बेनिफिट कर रहा था, और इम्पोर्ट जो हो रहा था, वो हमें बेनिफिट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ से करेंसी जा रही थी, फॉरेन करेंसी जा रही थी। और दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि इम्पोर्ट हो रहा था, बट हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो रहा था। हम लोग ज़्यादातर कैपिटल गुड्स वगैरह इम्पोर्ट करते थे। तो वही बात है कि इकोनॉमिक सर्वे जो 2017-18 में आया था, उसने ये बताया कि 1951 से 2017 तक हमारा इम्पोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ। आप देख रहे हैं ना? तो एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, इम्पोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट था, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था अनफेवरेबल, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।